हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज कर रहे थे और एक्सरसाइज में हमने इसमें दो पार्ट कर चुके हैं। ए पार्ट जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे और बी पार्ट भी कर चुके हैं जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सी पार्ट, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इस पार्ट में हमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जैसे चैप्टर का नाम ही क्या है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब हमने बताना कि प्लांट्स और एनिमल्स की हम जो कंजर्वेशन करते हैं वो क्यों करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, क्या फायदे हैं, क्या लाभ है, क्या प्रॉफिट है हमें कंजर्वेशन करने का फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के। तो क्या क्या प्रॉफिट्स हमें मिलते हैं। देखो हमें क्या क्या पता है कि अगर हम प्लांट्स को या फिर एनिमल्स को कंजर्व रखते हैं उससे क्या होगा। प्लांट्स को कंजर्व रखने का क्या मतलब है कि उनको ऐसे कोई काट नहीं सकता, बिना किसी परमिशन के कोई नहीं काट सकता। उनके लिए अलग अलग लाभ बने होते हैं। जो प्लांट्स के जो प्रोडक्ट हैं उनको ऐसे ही कोई यूज नहीं कर सकता, उनके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। तो उससे क्या है, प्लांट्स कम से कम कट होंगे और उससे क्या है, प्लांट्स कम से कम कट होंगे, उससे डिफोरेस्टेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिफोरेस्टेशन जो है बहुत सारी चीजों का रीजन है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग होती है, सॉइल इरोजन होता है, उससे सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होती है, ठीक है। और जो ह्यूमन लाइफ जो उन पे डिपेंड होती है फॉरेस्ट पे, वो सारी क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो डिफोरेस्टेशन को कम किया जा सकता है प्लांट्स को कंजर्व करके। दूसरा, अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें तो जो एनिमल्स है फॉरेस्ट में रहते हैं, अगर फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो उन एनिमल्स को वहां से भागना पड़ेगा, माइग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, वाइल्ड उनको वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं, वो लुप्त होते जा रहे हैं एनिमल्स, ठीक है। तो उस चीज से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंजर्वेशन करना पड़ता है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, ये हमने समझ लिया, अब हम आंसर देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव्स आर एज फॉलो। जो ऑब्जेक्टिव हैं किसकी, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के, वो क्या क्या है देखो। फर्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स थ्रू कंट्रोल्ड एक्सप्लॉयटेशन। यानी कि इससे क्या हो जाता है, प्रोटेक्शन होती है किसके, नेचुरल हैबिटेट्स। नेचुरल हैबिटेट्स का क्या मतलब है, जो मतलब फॉरेस्ट में रहते हैं एनिमल्स, ठीक है, तो वो उनका क्या हो गया, एक तरीके से हैबिटेट हो गया, आवास, घर हो गया, ठीक है। तो जो नेचुरल हैबिटेट्स है ऑर्गेनिजम्स का, थ्रू कंट्रोल एक्सप्लॉयटेशन, उनको जो है कंट्रोल एक्सप्लॉयटेशन करके क्या किया जा सकता है, वहां पे प्रोटेक्शन मिल सकती है। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है, शोषण किसी चीज का, ठीक है। शोषण मतलब यूटिलाइजेशन, यूज जितना ज्यादा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं, शोषण बोलते हैं, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन जो है, एक्सप्लॉयटेशन जो है, शोषण जो है, उस शोषण को अगर हम कंट्रोल कर देते हैं, उस कंट्रोल एक्सप्लॉयटेशन की वजह से क्या रहता है, प्रोटेक्शन होती है नेचुरल हैबिटेट्स की, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हमने, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स के नेचुरल हैबिटेट्स की प्रोटेक्शन होती है कंजर्व करने से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। और कैसे होती है वो प्रोटेक्शन, कंट्रोल एक्सप्लॉयटेशन से, यानी कि उनका शोषण जो है कम हो पाता है। ये क्यों, क्योंकि वो कंट्रोल हो गया, वहां पर कंजर्व कर दिया हमने फॉरेस्ट को और एनिमल्स को, ठीक है। तो कंजर्व करने के बाद उनका शोषण नहीं हो पाएगा, एक्सप्लॉयटेशन कम होगा। अगर एक्सप्लॉयटेशन कम होगा तो जो हैबिटेट्स है, नेचुरल हैबिटेट्स जो है, उनको प्रोटेक्टेड किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटेनेंस ऑफ रेयर स्पीसीज इन प्रोटेक्टेड एरियाज सच एज नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स एटसेट्रा, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया हुआ है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने अंडर द एक्ट 1972 बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए हैं। जैसे उन प्रोटेक्टेड एरियाज में हम नेचुरल पार्क्स की बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करते हैं और साथ में बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करते हैं। तो वो उनमें क्या होता है, जो हमारी रेयर स्पीसीज होती हैं, यानी कि जो खत्म होने वाली होती हैं, एक्सटिंक्ट होने वाली होती हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज हम बोल सकते हैं, उन स्पीसीज को क्या है वहां पर प्रोटेक्ट किया जाता है और उनकी प्रोटेक्शन से वो मेंटेन रहती है, यानी कि उनकी और नंबर्स कम नहीं होते, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट इज मेंटेनेंस ऑफ रेयर स्पीसीज इन प्रोटेक्टेड एरियाज सच एज नेशनल पार्क, सेंचुरीज एटसेट्रा। थर्ड पॉइंट इज टू सेफगार्ड एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेफगार्ड का मतलब क्या होता है, सुरक्षा देना, कंजर्व करना उनको। इसको एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, कंजर्वेशन अगर हम करते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का, तो उससे क्या, जो हमारे एंडेंजर्ड प्लांट्स यानी कि जो खत्म होने वाले हैं, जो लुप्त होने वाले हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, उन प्लांट्स और एनिमल्स को क्या है, सुरक्षा मिलती है, सेफगार्ड किया जाता है।
क्या था पॉइंट? टू सेफगार्ड एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट पॉइंट इज टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो हमें जो कंजर्वेशन हम करते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का, उसका हमें एक फायदा क्या होता है, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो कंजर्व रहती है। बायोडाइवर्सिटी मींस हमने क्या बताया था, वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। तो हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो कंजर्व रहती है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन से। नेक्स्ट पॉइंट इज टू मेंटेन द इकोसिस्टम। जो हमारा इकोसिस्टम होता है उसको भी मेंटेन कर सकते हैं हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करके। इकोसिस्टम क्या होता है? वेरियस प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ठीक है, तो अगर हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हैं तो हमारा इकोसिस्टम क्या रहता है? मेंटेन रहता है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ थ्रू वेरियस लॉज सच एज बैनिंग हंटिंग। इसका क्या मतलब है कि जो हमारे गवर्नमेंट ने जो प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए हैं, जैसे नेचुरल पार्क्स और सेंचुरीज या फिर बायोस्फीयर रिजर्व जो बनाए हैं, उनमें क्या होता है, जो भी हम कंजर्वेशन करते हैं प्लांट्स का या फिर एनिमल्स का, उन एनिमल्स के लिए क्या होता है, वहां पर अलग अलग से लॉज होते हैं, यानी कि कोई भी जाकर वहां पर एनिमल्स को हार्म नहीं कर सकता, कोई हंट नहीं कर सकता। तो हंटिंग बैन होती है वहां पर। हंटिंग क्या होता है? शिकार करना। तो वो हंटिंग बैन होती है। तो हंटिंग को बैन करने के लिए अलग अलग से लॉज बनाए जाते हैं। तो उन लॉज से हम क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ को। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज imposing restrictions on export of endangered plants and animals। जो प्लांट्स और एनिमल्स कम हो रहे हैं, एंडेंजर हैं, खतरे में हैं, जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, लुप्त तो होने वाले हैं, उन प्लांट्स और एनिमल्स का जो एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट मींस क्या होता है? आयात। किसी चीज को बाहर भेजना जो होता है उसको आयात या फिर एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो उन चीजों का जो एक्सपोर्ट होता है उस पर रेस्ट्रिक्शन मतलब रोक लगा दी जाती है। ठीक है, इम्पोजिंग मतलब लगाना किसी चीज को, तो इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शन यानी कि रेस्ट्रिक्शन रोक लगा देना किस पर? एक्सपोर्ट पर। एक्सपोर्ट मतलब ले जाना, बाहर ले जाना किसी चीज को, मींस आयात ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो एंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स है उनके बाहर ले जाने पर, दूसरे देशों में ले जाने पर रोक लगा दी जाती है। वो किसी वजह से, वो कंजर्वेशन की वजह से होता है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हम लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट द एनवायरमेंट। जो डिफॉरेस्टेशन है वो एनवायरमेंट को कैसे अफेक्ट करता है। अब ये क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो इसमें आप पहले डिफॉरेस्टेशन बताना, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन हमने डिस्कस किया था बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के। क्या कहता है डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? द कटिंग ऑफ ट्रीज एट लार्ज स्केल फॉर आवर पर्सनल पर्पसेस या अदर पर्पसेस हम बोल सकते हैं। उस लैंड को, जिस लैंड पे जो फॉरेस्ट है उनको कट करके, और जो लैंड है उस लैंड को अदर पर्पस के लिए यूज करने के लिए जो हम कटिंग करते हैं लार्ज स्केल पर प्लांट्स की और क्लीन करते हैं फॉरेस्ट को, उसको क्या बोला जाता है? डिफॉरेस्टेशन। तो पहले वो डेफिनेशन बताना, फिर हमने बताना है कि एनवायरनमेंट को वो कैसे अफेक्ट करता है। अब जो डिफॉरेस्टेशन है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, टेम्परेचर में इंक्रीज करता है, हमारे ग्लेशियर्स पिघलते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो हम क्या बोलेंगे कि डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। एक तो ग्लोबल वार्मिंग होती है इसकी वजह से। दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि सॉइल इरोजन होता है इसकी वजह से। ठीक है, सॉइल इरोजन की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी खराब होती है, डेजर्टिफिकेशन होता है, सूखा पड़ता है, ड्रॉट, इट लीड्स टू ड्रॉट, ज्यादा रेनफॉल होता है, इट लीड्स टू रेनफॉल, और वाटर साइकिल को ये क्या कर देता है? डिसरप्ट कर देता है, इट डिसरप्ट द वाटर साइकिल ऑफ द एनवायरनमेंट। और आप इसमें क्या बता सकते हो कि जो हमारा एनवायरनमेंट, जो फूड चेन है उसको भी डिसरप्ट करता है। फूड चेन से क्या मतलब है? जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं। हम कहें प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या है? प्लांट्स अपना खुद का भी भोजन तैयार करते हैं, और जो एनिमल्स हैं या फिर और अदर जो जीव जंतु हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, अगर फॉरेस्ट को कट कर दिया जाएगा, प्लांट्स को कट कर दिया जाएगा, तो जो एनिमल्स जो इन पे डिपेंड थे उनका मतलब फूड चेन जो है वो पूरे तरीके से क्या हो जाएगी? डिसरप्ट हो जाएगी। तो फूड चेन को भी क्या करता है? डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या बताया? इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, आप लिख सकते हो इसके आंसर में क्या? इट लीड्स टू, अच्छे से लिखना इस क्वेश्चन को, बुक में से देखकर लिख सकते हो आप, वरना आप पॉइंट्स नोट कर लीजिए। इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। और क्या बता सकते हो आप? नेक्स्ट पॉइंट बनाओगे, इट लीड्स टू सॉइल इरोजन। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या बनाओगे? इट डिक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, डिक्रीजेस द
फर्टिलिटी ऑफ सोयल। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या बना सकते हो इसमें, इट लीड्स टू रेनफॉल, ज्यादा बारिश होती है, रेनफॉल ज्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इट लीड्स टू फ्लड आ सकते हैं, बाढ़ आ सकती है, ठीक है। इट लीड्स टू ड्रॉट, सूखा पड़ सकता है। और क्या हो सकता है, इट डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल, ये वाटर साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है, इट डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल ऑफ द एनवायरनमेंट के वाटर साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है। इट डिस्टर्ब्स द फूड चेन, जो फूड चेन है उसको डिस्टर्ब कर देता है, डिस्टर्ब्स द फूड चेन, जो फूड चेन होती है उसको क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। तो इस तरीके से आपके देख लो 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8, मतलब इस तरीके से आप कई पॉइंट्स बना सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपने स्टार्टिंग कैसे करनी है, पहले डिफोरेस्टेशन की डेफिनेशन देनी है, फिर आपने इफेक्ट बताना है एनवायरनमेंट पे। तो आप बताओगे इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। इट लीड्स टू सॉइल इरोजन होता है। इट डिक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देता है। आप इसमें बताओगे रेनफॉल होता है, इट लीड्स टू रेनफॉल, उसकी वजह से फ्लड्स आ सकते हैं। इट लीड्स टू ड्रॉट, सूखा पड़ जाता है। इट डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है। इट डिस्टर्ब्स द फूड चेन को डिस्टर्ब कर देता है। इट लीड्स टू डेजर्टिफिकेशन, आप डेजर्टिफिकेशन के बारे में बता सकते हो, आप ये भी बता सकते हो इट अफेक्ट्स द ह्यूमन लाइफ, ठीक है, वो भी एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे पॉइंट्स इसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज एन एंडेमिक स्पीशीज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं और हमें एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ। इस क्वेश्चन का आंसर वैसे तो हम जब हमने चैप्टर पढ़ा था वहां पर कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं, ऐसी स्पीशीज जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, स्पेशली किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, एक्सक्लूसिवली एक किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, उन स्पीशीज को एंडेमिक स्पीशीज बोलते हैं। और जो एंडेमिक स्पीशीज होती हैं वो नेचुरली जो है हर जगह नहीं मिलती, ठीक है, वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में मिलती है, वो हर जगह नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो उन स्पीशीज को हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज। अब एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एग्जांपल में हम पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर लेते हैं। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसमें जो साल के ट्रीज होते हैं और जो साल के ट्रीज हैं, बैम्बूज हैं, वो क्या होती हैं, वो होते हैं फ्लोरा, ठीक है, फ्लोरा ऑफ द पर्टिकुलर, यानी कि वो भी एक एंडेमिक स्पीशीज है क्योंकि वो एक पचमढ़ी रिजर्व में ही पाए जाते हैं, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में मिलते हैं पर्टिकुलरली। और एग्जांपल अगर आप इसमें फोना के देने चाहो तो इंडियन जायंट जो स्क्विरल होती हैं वो इसके एग्जांपल होते हैं, और जो फ्लाइंग स्क्विरल होती हैं वो भी एग्जांपल होते हैं इसके एंडेमिक स्पीशीज के, और वो कहाँ पाई जाती हैं, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती हैं। ये हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, लेकिन आप इस क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली नोट करोगे, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें जो पेज नंबर 118 है उस पेज पर ही इसका आंसर एग्जैक्ट दिया हुआ है, आप वहां से इसको नोट कर लेना, ठीक है। हमने डिस्कस कर लिया और पिछले लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस किया था, आपको समझ में आ गया होगा, आपका आंसर इसका नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेटिंग अप बायोस्फीयर रिजर्व्स, और बायोस्फीयर रिजर्व्स को सेट करने के यानी कि इनको बनाने के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या फायदे होते हैं, क्या लाभ होते हैं, ये हमें डिस्कस करना है। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, जब हमने बात करी थी कि अंडर 1972 एक्ट, तो उस टाइम पे क्या था, हमारी जो गवर्नमेंट है उस एक्ट के अकॉर्डिंग हमारी गवर्नमेंट ने प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए। तो उन प्रोटेक्टेड एरियाज में हमने बात की थी नेचुरल पार्क्स की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की और बायोस्फीयर रिजर्व की। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या एक टाइप के प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, ठीक है, और जिनका यूज किसके लिए किया जाता है, मल्टीपर्पज ऑब्जेक्टिव्स के लिए इनका यूज किया जाता है। अब मल्टीपर्पज ऑब्जेक्टिव्स में अगर हम बात करें तो क्या आता है, हम इसमें यानी कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए किया जाता है, इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, प्लांट्स और एनिमल्स की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए किया जाता है इनका यूज, या फिर ट्रेनिंग्स और एजुकेशन के लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इन सब इनके जो ऑब्जेक्टिव्स और बायोस्फीयर की जो डेफिनेशन है एग्जैक्टली वो आप नोट करेंगे, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 115 से, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था और हमने डिस्कस यहाँ पर भी कर लिया, और इसका आप जो आंसर एग्जैक्टली नोट करेंगे पेज नंबर 115 से बुक में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, सजेस्ट सम वेज टू मेंटेन द ग्रीन कवर ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का जो ग्रीन कवर है उसको मेंटेन करने के लिए हम कुछ तरीके बताने की बात कर रहे हैं। तो ग्रीन कवर से मतलब क्या है, जो हमारे फॉरेस्ट के प्लांट्स हैं, प्लांट्स की बात करते हैं। क्यों, प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रीन प्रोड्यूसर्स होते हैं, ग्रीन होते हैं वो, ठीक है, ग्रीनरी फैलाते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। तो जो ग्रीन कवर होता है यानी कि प्लांट्स को सेव करने की बात की जा रही है। तो प्लांट्स को सेव करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात तो यानी कि प्लांट्स को कम कट करना चाहिए, डिफोरेस्टेशन को मिनिमाइज करना चाहिए। डिफोरेस्टेशन को मिनिमाइज करने के लिए यानी कि जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए करते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स का कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन होना चाहिए। ये नहीं है कि हम अपने जैसे बिल्डिंग के लिए या फिर फैक्ट्रीज बनाने के लिए फॉरेस्ट कट कर देते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि हम इसमें क्या बताएंगे कि एक तो टू मिनिमाइज हमें क्या करना चाहिए, डिफोरेस्टेशन को कम करना चाहिए। वी शुड मिनिमाइज द डिफोरेस्टेशन, हमें डिफोरेस्टेशन को कम करना चाहिए। दूसरा हम क्या कह सकते हैं इसमें, या हमें जो पेपर जो होता है, हम पेपर यूज करते हैं, उस पेपर को क्या करना चाहिए, हमें कम यूज करना चाहिए। वी शुड यूज मिनिमम यूज ऑफ पेपर, पेपर का कम से कम यूज करना चाहिए। और हम क्या बता सकते हैं, जो हमारा पेपर हम यूज करते हैं, उस पेपर के हमें जो मतलब आगे और पीछे, लेफ्ट और राइट, मतलब हर जगह उसके लिखना चाहिए, यानी कि ज्यादा उसको कवर करना चाहिए राइटिंग में, ठीक है। तो हमें उसके आगे, फ्रंट और बैक साइड में दोनों जगह लिखना चाहिए उस पेपर के। और क्या कह सकते हैं हम, जो पेपर है, क्यों ऐसा क्यों करें, पेपर की हम बात क्यों लेकर आ रहे हैं, क्योंकि पेपर जो है किससे बनता है, वुड पल्प से बनता है। और वुड पल्प के लिए हमें क्या चाहिए, फॉरेस्ट कट करने पड़ते हैं, प्लांट्स कट करने पड़ते हैं। तो उस चीज के लिए हमें क्या करना चाहिए, फॉरेस्ट ना कम से कम कट हो, उसके लिए जो पेपर है हमें उसको ज्यादा से ज्यादा जो है, ज्यादा से ज्यादा यूज मीन्स का मतलब क्या है, उसको रीयूज करना चाहिए, बार बार रीयूज करना चाहिए, उसका रिसाइकिल करना चाहिए हमें, ठीक है। फ्रेश पेपर को कम से कम यूज करना चाहिए और पेपर के जो है फ्रंट और बैक साइड दोनों साइड हमें लिखना चाहिए। और इस तरीके से मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स हम बता सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये सी पार्ट जो था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये भी कवर हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, डी पार्ट। इसमें ये है चूज द करेक्ट आंसर। हमें ऑप्शंस दिए गए हैं 4 ऑप्शन, उनमें से करेक्ट आंसर हमें चूज करना है क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज डेजर्टिफिकेशन इज कॉज ड्यू टू। ये कह रहा है कि जो डेजर्टिफिकेशन होता है, डेजर्टिफिकेशन मींस क्या है, डेजर्ट बन जाना, पूरी की पूरी लैंड का, पूरी की पूरी जमीन का डेजर्ट बन जाना, रेगिस्तान बन जाना, उसको बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। तो डेजर्टिफिकेशन किसकी वजह से होता है, अगर हम बात करें डेजर्टिफिकेशन किसकी वजह से होता है, वैसे तो ये किसकी वजह से होता है, सॉइल इरोजन की वजह से होता है। सॉइल इरोजन का मतलब ये होता है यानी कि जो सॉइल की अपर लेयर होती है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, और उसकी वजह से जो नीचे की लेयर होती है वो ऊपर आ जाती है, और वो क्या होती है, लेस फर्टाइल होती है। अब क्योंकि फर्टाइल कम है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हम प्लांटिंग नहीं कर सकते वहां पर, और पूरा पूरा जो लैंड है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं। ऑप्शंस में हमारे पास क्या दिया हुआ है, रिफोरेस्टेशन दिया है, एफोरेस्टेशन दिया है, डिफोरेस्टेशन दिया है, या ऑल ऑफ द अबव दिया है। तो डिजर्टिफिकेशन हम बोल रहे हैं सॉइल इरोजन की वजह से होता है, और सॉइल इरोजन किसकी वजह से होता है, डिफोरेस्टेशन की वजह से होता है, पेड़ काटने की वजह से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर लिखेंगे डिजर्टिफिकेशन इज कॉज्ड ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन, ठीक है। ये आंसर आपने क्या करना है, टिक करना है। नेक्स्ट इज the seasonal movement of animals to avoid harsh climatic conditions is called। यानी कि क्या है, सीजनल का मतलब होता है टाइम टू टाइम, ठीक है। टाइम टू टाइम मूवमेंट यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ऑफ एनिमल्स, पशुओं का, टू अवॉइड हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन, जो मौसमी जो कंडीशंस होती हैं, मौसमी जो टेम्परेचर का चेंज होना, जो भी मौसम के कंडीशंस होती हैं, उनसे बचने के लिए, उनको अवॉइड करने के लिए जो एनिमल्स की सीजनल मूवमेंट होती है, टाइम जैसे गर्मियों में ठंडे स्थानों पर चले जाना, ठंडे स्थानों में गर्मियों में चले जाना, गर्मी जैसे स्थानों पर चले जाना, उस मूवमेंट को क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं माइग्रेशन, पलायन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। क्या बोलते हैं हम इस चीज को, माइग्रेशन, ठीक है। द सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स टू अवॉइड हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस इज कॉल्ड माइग्रेशन। तो आपने इस ऑप्शन को क्या कर देना है, टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेड डेटा बुक रिलीजेस द लिस्ट ऑफ। जो रेड डेटा बुक होती है, हमने बताया था कि रेड डेटा बुक क्या होती है, एक ऐसी बुक होती है जिसमें क्या लिस्ट बनाई जाती है, जो भी स्पीसीज जो है
कम हो रही होती है, चाहे वो प्लांट्स की स्पीसीज हो या एनिमल्स की स्पीसीज हो जो खतरे में हो, एंडेंजर्ड हो, कम हो रही हो, उन स्पीसीज को की जो लिस्ट बनाई जाती है उसको नोट किया जाता है रेड डाटा बुक में। तो जो रेड डाटा बुक होती है वो कौन सी लिस्ट रिलीज करती है, वो रिलीज करती है एंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट को। एंडेंजर्ड मींस जो खतरे में हो, एंडेंजर्ड स्पीसीज, endangered species, list of endangered species, endangered ऐसी स्पीसीज जो खतरे में हो, उन स्पीसीज के लिस्ट को क्या किया जाता है, रेड डाटा बुक पर रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपने टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एन इकोसिस्टम कंप्राइजेस ऑफ, यानी कि जो इकोसिस्टम है वो किससे मिलकर बना होता है। हमने क्या पढ़ा था कि इकोसिस्टम किस किस से मिलकर बना होता है, all the plants, all the animals, all the microorganisms and their environment के surrounding forms the ecosystem, वो इकोसिस्टम मिलकर बनाते हैं। अब प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, किसी एक पर्टिकुलर अगर स्पेस की या रीजन की हम बात करते हैं तो उसके लिए जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको हम फ्लोरा और फौना बोलते हैं। ठीक है, तो ये फ्लोरा और फौना से मिलकर बना होता है, कह सकते हैं उनके सराउंडिंग से मिलकर बना होता है। अब जो सराउंडिंग की हम बात कर रहे हैं उस सराउंडिंग में नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं, लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं, सभी काउंट होंगी। तो यहाँ पर जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं चार, उन ऑप्शंस में एक ऑप्शन है हमारे पास एबायोटिक एंड बायोटिक स्पीसीज बोल रखा है। तो जो एबायोटिक और बायोटिक का मतलब क्या होता है, एबायोटिक होता है जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं और बायोटिक मींस जो लिविंग थिंग्स होती हैं, तो वो भी उससे भी मिलकर बना होता है। तो आप उसमें आंसर में क्या लिखोगे, एन इकोसिस्टम कंप्राइजेस ऑफ ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें फ्लोरा और फौना भी आंसर ऑप्शन दिया हुआ है। फ्लोरा और फौना से भी मिलकर बना होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको हम फ्लोरा और फौना बोलते हैं, उनसे भी मिलकर बना होता है। साथ में इसमें एक ऑप्शन जो दिया है जो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, वो ऑप्शन क्या है, वो एबायोटिक और बायोटिक स्पीसीज की बात की हुई है। तो एबायोटिक और बायोटिक का मतलब क्या होता है, एबायोटिक मींस नॉन लिविंग थिंग्स एंड बायोटिक मींस जो लिविंग थिंग्स होती है। तो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स जो है वो भी इसका ऑप्शन है, वो भी करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें जो ऑप्शन लास्ट है ऑल ऑफ द अबव, वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आप किसको टिक करेंगे इसमें, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ये इसका आंसर आएगा। आप इस आंसर को टिक करेंगे। नेक्स्ट इज रिफॉरेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ, रिफॉरेस्टेशन हमने पढ़ा था। रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर जो फॉरेस्ट जो है खत्म हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उन डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट में दोबारा से प्लांटेशन करना, रीप्लांटेशन करना, उसी को क्या कहा जाता है, रिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। तो इसका आप क्या बोलोगे, रीप्लांटिंग, रीप्लांटिंग ऑफ destroyed forest। ठीक है, जो फॉरेस्ट खत्म हो चुके हैं उन डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट की दोबारा से प्लांटिंग करना, रीप्लांटिंग करना क्या कहलाता है, रिफॉरेस्टेशन कहलाता है। ये ऑप्शन आपने क्या करना है, वहां पर टिक कर देना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। First question is the variety of living organisms in a particular area is called, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी जो पर्टिकुलर एरिया में रहती है उनको क्या कहा जाता है, उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, हमने क्या कहा था, वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड, उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो ऐसे ही वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड, उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। नेक्स्ट इज द स्पीशीज फाउंड इन स्पेसिफिक रीजन इज कॉल्ड, द स्पीशीज फाउंड इन स्पेसिफिक एरिया आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, स्पेसिफिक एरिया में जो स्पीशीज पाई जाती हैं उनको क्या कहा जाता है, एंडेमिक स्पीशीज कहा जाता है, एंडेमिक स्पीशीज। ठीक है, द स्पीशीज फाउंड इन स्पेसिफिक एरिया एंड रीजन, उनको क्या कहा जाता है, एंडेमिक स्पीशीज कहा जाता है। नेक्स्ट इज IUCN पब्लिशेस द रिकॉर्ड ऑफ डेथ एनिमल्स इन रेड डाटा बुक। अब हमें ये तो पता है कि रेड डाटा बुक में हम कौन से एनिमल्स की लिस्ट बनाते हैं, कौन से स्पीशीज के एनिमल्स की लिस्ट बनाते हैं जो एंडेंजर्ड होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आपके सामने थोड़ा सा IUCN है, इसको देखते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। IUCN होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉर नेचुरल नेचर। ठीक है, नेचर के कंजर्वेशन के लिए जो यूनियन बनाई हुई है उसको कौन बोलते हैं, IUCN। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, रिकॉर्ड को पब्लिश करती है रेड डाटा बुक में। और कौन से एनिमल्स का या प्लांट्स का हम बोलेंगे, एंडेंजर्ड, जो खतरे में होते हैं उन एनिमल्स की यहाँ पे बात की जाए, एंडेंजर्ड एनिमल्स। ठीक है, एंडेंजर्ड एनिमल्स के लिस्ट को पब्लिश किया जाता है रेड डाटा बुक में। नेक्स्ट इज
डैश पेपर सेव्स एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि पेपर की क्या चीज है जो क्या करता है, सेव करता है एनर्जी को और नेचुरल रिसोर्सेज को। अगर हम पेपर की रिसाइकलिंग करते हैं, ठीक है, तो वो सेव करता है एनर्जी को और नेचुरल रिसोर्सेज को। रिसाइकलिंग of paper saves energy and natural resources. Last is dash was the first national park of India. भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था? इसका नाम था हेले नेशनल पार्क, और उसको उसी पार्क को बाद में क्या कहा, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहा गया। तो आप इसको क्या लिखोगे, हेले नेशनल पार्क, या फिर आप इसको कॉर्बेट नेशनल पार्क भी लिख सकते हो, ठीक है। आज हम इसको कॉर्बेट के नाम से जानते हैं, पहले इसको हेले कहा जाता था स्टार्टिंग में। अब हम नेक्स्ट और लास्ट पार्ट देखते हैं इस एक्सरसाइज। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज इज फर्स्ट पार्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स। हमने ट्रू और फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन कॉजेज फ्लड्स एंड ड्रॉट। जो डिफॉरेस्टेशन है उसकी वजह से फ्लड यानी कि बाढ़ आती है और ड्रॉट मीन सूखा पड़ता है। तो ये क्या डिफॉरेस्टेशन की वजह से ऐसा होता है? यस, डिफॉरेस्टेशन की वजह से फ्लड्स भी आते हैं, रेनफॉल होता है ज्यादा, क्यों? क्योंकि वो वाटर साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है, उसकी वजह से ड्रॉट सूखा भी पड़ता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से फ्लड्स और ड्रॉट आते हैं, तो उनको इसका आंसर क्या हो गया? ट्रू हो गया। नेक्स्ट इज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1972। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था वो लागू हुआ था, इनेक्टेड मींस लागू होना, इन 1972 में लागू हुआ था। यस, इट इज आल्सो ट्रू, ठीक है, ये भी क्या है? ट्रू है। कब लागू हुआ था ये? 1972 में। नेक्स्ट इज स्मॉल एनिमल्स हैव नो थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। जो छोटे एनिमल्स होते हैं, छोटे पशु होते हैं, उनको कोई भी खतरा नहीं होता। एक्सटिंक्शन मींस लुप्त होने का या खत्म होने का कोई भी खतरा नहीं होता। तो ये फॉल्स है, क्यों? क्योंकि एनिमल्स चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सभी को जो एक्सटिंक्शन का खतरा रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे इसका आंसर? फॉल्स, क्योंकि ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द बायोस्फीयर इज द रीजन ऑफ द अर्थ दैट सपोर्ट्स लाइफ। जो बायोस्फीयर होते हैं वो ऐसा रीजन होता है अर्थ का जो लाइफ को सपोर्ट करता है। अब ये ट्रू है कि फॉल्स? इसके लिए देखो आप, जो बायोस्फीयर होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व जो बनाए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो मतलब हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन रखते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट को भी मेंटेन रखते हैं, इसलिए वो किसको सपोर्ट करते हैं? लाइफ को सपोर्ट करते हैं, इसलिए क्या हो गया इसका आंसर? ट्रू हो गया। तो बायोस्फीयर जो है वो रीजन होते हैं अर्थ का जो सपोर्ट करते हैं लाइफ को, इसका आंसर क्या हो गया? ट्रू। लास्ट इज one can easily capture and poach animals in a protected area like natural parks and wildlife sanctuaries और biosphere reserves। यानी कि जो प्रोटेक्टेड एरिया बनाए हुए होते हैं, नेचुरल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, तो उन प्रोटेक्टेड एरियाज में जो भी एनिमल्स रखे हुए हैं, उन एनिमल्स को कोई भी जो है पकड़ सकता है और पोच मींस उनको निशाना लगा सकता है, ठीक है। तो ये बात क्या है? गलत है, क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, तो एनिमल्स को वहां पर प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रोटेक्शन मिलती है। तो ऐसे ही कोई भी आकर उनको पकड़ नहीं सकता एनिमल्स को, ठीक है, और ना ही उनको कोई जो है पोच मींस क्या होता है? निशाना लगाना, ठीक है, या फिर उनको शिकार करना, उनको कोई भी शिकार नहीं कर सकता। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स, क्योंकि उसने क्या बोला? इजीली कैप्चर किया जा सकता है, तो ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? फॉल्स आएगा, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर जो है हमने कंप्लीट कर लिया है, हमने पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा था इस चैप्टर को, और आज हम इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर रही हैं। आप इन वीडियोस को, लेक्चर्स को अच्छे से देखिए और स्ट्रिक्टली अपना सिलेबस कवर कीजिए। थैंक यू।